नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में भी विधियां होती हैं, यानी कि जिस तरह से आप लैंग्वेज में मेथड पढ़ते हो, ठीक है, उसी तरह से मेथड्स यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें से हमेशा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो मैं इसमें बहुत ही सरल तरीका से आपको जीरो लेवल से यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। एक एक चीज को यहाँ पर बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। इसमें जो अध्ययन की विधियां होती हैं उनको अलग अलग हिसाब से विभक्त करके मैं बताऊंगा और एक एक को स्पष्ट करके मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर थोड़ी सी प्रस्तावना के रूप में यह जान लेते हैं कि भाई विधियों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में इसको रखा जाता है। विज्ञान होने के कारण इसके अध्ययन की अनेक विधियों का विकास हुआ है, यानी कि इसमें अनेक विधियां आई हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से वैज्ञानिक है। जिस प्रकार विज्ञान के अंदर क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान में भी किया जाता है। अब आपको हम ये भी बता दें कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कि विज्ञान के अंदर जितनी विधियां हैं, जो विधियां हैं, उनमें से शिक्षा मनोविज्ञान जो इसमें काम में आने वाली होती हैं, ठीक है, टॉपिक के हिसाब से उन विधियों का प्रयोग यहाँ पर करता है। विज्ञान की जो विधियां होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, आप सब जानते होंगे भली बात ही, क्योंकि जो विज्ञान की विधियां होती हैं उनमें जो मुख्य विशेषताएं होती है उनमें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न आपका बन जाता है। देखो, एक तो होती है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, जो विज्ञान की विधियां होती हैं उनमें विश्वसनीयता पाई जाती है। इसके बाद में यथार्थता होती है। ठीक है, उसके बाद में उनमें विशुद्धता होती है। क्या होती है? विशुद्धता। उसके बाद में उनमें वस्तुनिष्ठता होती है, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, उसके बाद में निष्पक्षता होती है। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो मुख्य हमारी विशेषताएं हैं, ये सभी विशेषताएं आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में भी पाई जाती हैं। क्योंकि हमने विज्ञान से ही विधियों को यहाँ पर लिया है, तो शिक्षा मनोविज्ञान अपने शोध कार्यों में जो रिसर्च इत्यादि का काम होता है, उन कामों में अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और उनका समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं विधियों के बारे में हम आज जानेंगे कि वो आखिर कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं शिक्षा के अंदर, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम विज्ञान से संबद्ध जो विधियां हैं, ठीक है, उन विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी जो मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन वाली विधियां हैं, उन विधियों को फ्रेंड्स यहां पर 3 जगह विभक्त किया जाता है। कितनी जगह? 3 जगह विभक्त किया जाता है। एकदम जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा कि विधियां क्या होती हैं, मेथड्स शिक्षा मनोविज्ञान में क्या हैं। तो यहां पर सबसे पहले 3 जगह विभक्त करके आपको ध्यान में रखना है। पहली हो जाती है निरीक्षणात्मक विधियां, जिसमें निरीक्षण किया जाता है। अब निरीक्षण भी 2 प्रकार से किया जाता है, उसको भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से किया जाता है। एक होती है प्रयोगात्मक विधि, प्रैक्टिकल, जिसमें होता है। इसके बाद में विवरणात्मक विधियां होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर आपने देखा कि 3 प्रकार की विधियां हैं। तो यहां पर निरीक्षणात्मक, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक। अब विवरणात्मक जो विधियां हैं उसके अंदर भी बहुत सारी विधियां आती हैं, जैसे व्यक्ति इतिहास विधि है, प्रश्नावली है, समाज मिति है, विकासात्मक प्रणाली है, निर्धारण मापनी है, मनोविश्लेषणात्मक है, सांख्यिकी प्रणाली है, तुलनात्मक प्रणाली है, सर्वेक्षण विधि इसमें आती है, उपचारात्मक विधि इसमें आती है। तो ये हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट विधियां हैं वो मैंने यहाँ पर शामिल की हैं। तो ऐसे करके हमारी बहुत सारी विधियां हो जाती हैं, इनको हम एक एक को समझेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम एक एक विधि को यहां पर समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं निरीक्षणात्मक विधियों की तरफ। यानी जो निरीक्षण किया जाता है बच्चों, वो होता है आपका 2 तरह से, यानी 2 तरह से होता है। एक तो अंतर्दर्शन के हिसाब से होता है और एक बहिर्दर्शन के हिसाब से होता है। तो हम इसमें पहली विधि का अध्ययन करेंगे, अंतर्दर्शन विधि में किस तरह से निरीक्षण किया जाता है, फिर पढ़ेंगे बहिर्दर्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस विधि को, अंतर्दर्शन विधि। इसमें से जहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है वो मैंने सारे बिंदु यहां पर ऐड कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड।
इंट्रोस्पेक्टिव मेथड क्या होता है? इसको हम आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मनिरीक्षण विधि। समझ गए? आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं और इसको अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं, और भी इसके कई नाम हैं, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखना होगा प्रवर्तक। पहला प्रश्न ये हमारा बन जाता है कि अंतर्दर्शन जो विधि है हमारी, उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ध्यान में रखना है, जॉन लॉक इंग्लैंड के हैं, इनको इसका प्रवर्तक माना जाता है। यानी कि इंग्लैंड के विख्यात दार्शनिक जॉन लॉक से यह विधि संबद्ध मानी जाती है। ठीक है, अब इन्होंने परिभाषा के रूप में भी कहा है। जॉन लॉक जी ने परिभाषा देते हुए इस विधि के बारे में स्पष्ट किया है कि यह विधि क्या है। तो आगे लिखा है उन्होंने परिभाषा के रूप में, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। समझ गए? तो इस तरह से यहां पर जॉन लॉक जी ने परिभाषा दी है कि मस्तिष्क द्वारा, जो हमारा मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क के द्वारा जब स्वयं की ही क्रियाओं का निरीक्षण किया जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपनी मस्तिष्क के द्वारा हम खुद की ही क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं, खुद के बारे में ही हम देखते हैं, अपने आप अंदर ही अंदर हम अपने आप को चेक करते हैं। वो जो निरीक्षण होता है वो आत्मनिरीक्षण होता है। क्या होता है? अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से निरीक्षण होता है। इस तरह से आगे देखिए, यहां पर कह रहे हैं कि यह मनोविज्ञान तथा व्यवहार के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। यह भी बहुत ही मोस्ट फैक्ट है आपका, सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है ये। ठीक है, कहां? शिक्षा मनोविज्ञान में या व्यवहार के अध्ययन की। तो ये भी प्रश्न आपके यहां पर बन जाते हैं। आगे देखिए, इस विधि का समर्थन एवं प्रयोग सबसे पहले विलियम वुंट एवं टिचनर ने किया। बात समझ में आ रही है? यानी इस विधि का जो समर्थन है, यदि समर्थन की बात करें कि किसने किया है या प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो इसमें नाम आएगा विलियम वुंट एवं टिचनर का। ठीक है, वुंट और टिचनर। टिचनर जो है वो वुंट का ही शिष्य है। बहुत सारी किताबों में आपको डायरेक्ट प्रवर्तक के रूप में विलियम वुंट और टिचनर मिल जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं है। यदि प्रवर्तक की बात आती है तो प्रवर्तक में आपको जॉन लॉक ही लिखना होगा, क्योंकि इन्होंने बाद में समर्थन और प्रयोग करने में इनका पहला नाम आता है। यदि प्रयोग करने की बात पूछी जाती है तो विलियम वुंट और टिचनर का नाम आएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। अब टिचनर ने क्या कहा है उसको भी समझते हैं। यहां पर मैंने यहां लिखा है, टिचनर अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। ये टिचनर महोदय कह रहे हैं, यानी अपने अंदर टीच करना। जो नर है, यानी कि नर, टिच नर, जो नर है वो जब अपने को टीच करता है, अपने आप को ही अध्ययन करता है, अपनी आत्मा में देखता है, उसी को अंतर्दर्शन कहते हैं। अंतर का मतलब अंदर, दर्शन यानी देखना, अंदर देखना अंतर्दर्शन है। ये टिचनर महोदय कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो अंतर्दर्शन का अर्थ और स्पष्ट करने के लिए मैंने और सरल तरीका से यहां पर लिखा है, उससे और समझते हैं। देखो यहां पर अंतर्दर्शन का अर्थ है टू लुक विद इन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब हम खुद का ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, खुद का निरीक्षण कर रहे होते हैं, तो वही अंतर्दर्शन है। समझ गए? जिसका अभिप्राय है अपने आप में देखना या आत्मा निरीक्षण या स्वयं के अंदर देखना। हम बहुत बार अपने आप को देखते हैं, कहते हैं कि अपने आप से पूछो, अपने आप को देखो, एक बार अपने आप से पूछ कर देखो कि ये बात सही है कि गलत है। इस तरह जो हम कहते हैं वो अंतर्दर्शन ही तो होता है, ऐसे, या आत्मनिरीक्षण कह सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। तो हम अपने आप को देखते हैं अंदर से, ठीक है, और स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का हम निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर उनका वर्णन करते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसे अंदर ही अंदर देखते हैं हम, बहुत बार ऐसा होता है। ये व्यवहारिक चीजें हैं, कोई बहुत कठिन इसमें कुछ भी नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो हमने फैक्ट आपको बताए हैं वो एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर लाइन से प्रश्न आपका बन जाता है। और यहां पर जो प्रश्न पहले बन चुके हैं उनको भी मैंने इन्हीं लाइनों में शामिल कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरदर्शन विधि आपको समझ में आ गई कि ये क्या होती है। अब हम समझते हैं कि भाई आखिर अंतरदर्शन विधि के गुण क्या हैं। आप जानते हैं कि चाहे कोई सी भी विधि हो, कोई भी हो, उसके गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं, यानी कि दोष भी होंगे, मेरिट एंड डिमेरिट। तो हम पहले बात करते हैं कि इसके गुण क्या हैं। अच्छी बातों को पहले सीखना चाहिए, फिर उसकी कुछ बुराइयां भी हम देखेंगे, यानी कि दोषों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अंतरदर्शन जो विधि है उसके अंदर हम गुणों को देखते हैं, उन गुणों की हम चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण हैं। तो चलिए, अंतरदर्शन विधि के गुण में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, निरीक्षण की सबसे सरल विधि है। देखो, सबसे सरल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खुद का अध्ययन खुद को ही करना है एकदम स्वतंत्रता से। इसमें इससे सरल और कोई विधि होगी नहीं। आपको कोई जगह की आवश्यकता नहीं है कि भाई वहां रह के आप करेंगे, आप कहीं पर भी कर सकते हो, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको खुद को ही करना है। आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए क्योंकि आप खुद ही वो व्यक्ति है जिसमें अध्ययन आप करने वाले हैं और आपका ही अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए आप दो हैं, आप में दो हैं एक तरीका से, यानी आप एक तो अध्ययन करने वाले और एक आपका अध्ययन किया जा रहा है। दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं एक के अंदर ही, ऐसे आप समझो यहां पर। तो यह निरीक्षण की सबसे सरल विधि मानी जाती है। दूसरी बात, व्यक्ति सरलता से अपनी आंतरिक क्रियाओं का निरीक्षण कर सकता है, यानी कि स्वयं जो व्यक्ति होता है वो अपनी क्रियाओं को तो देख ही सकता है और दूसरा नहीं देख सकता। मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे मस्तिष्क में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, आप नहीं सोच सकते, आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं खुद बता सकता हूं ना। इसीलिए तो कहा है कि अपनी आंतरिक क्रियाओं का निरीक्षण कर सकता है आसानी से। आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं कि यह आत्मज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसको ध्यान रखना है, आत्मज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आत्मदर्शन, अंतरदर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि। ठीक है, यानी आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान या स्वयं का ज्ञान, उसके लिए सबसे बढ़िया विधि आपकी अंतरदर्शन विधि ही है। आगे लिखा है, निरीक्षण के लिए किसी विशेष यंत्र, उपकरण, परिस्थिति अथवा समय की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग किसी भी समय व किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई यंत्र की आवश्यकता हो, कोई उपकरण आपको चाहिए, कोई परिस्थिति फिक्स हो, ठीक है, या समय की आवश्यकता हो कि नहीं मैं तो इतने बजे ही करूंगा, उसमें ये यंत्र चाहिए, ठीक है, ये सामग्री चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका प्रयोग किसी भी समय कर सकते हो और हर परिस्थिति में कर सकते हो। आप रास्ते में जा रहे हो, बस में सफर कर रहे हो कहीं पर, तो आप बैठे बैठे भी वहां पर आपका निरीक्षण कर सकते हो। कहां दिक्कत है भाई? ऐसे थोड़ी है कि बस रुकेगी तभी करूंगा, बैठ के करूंगा, कमरे के अंदर करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी कर सकते हो, आप घूम रहे हो, घूमते घूमते भी कर सकते हो। इसलिए ठीक है, आगे कह रहे हैं कि यह सबसे कम खर्चीली विधि है। बिल्कुल सही है। इसमें खर्चा किसका आएगा बताओ? कोई सामान इसमें लग नहीं रहा है, कोई यंत्र की आवश्यकता है नहीं, कोई उपकरण की आवश्यकता है नहीं इसमें, ठीक है, कभी भी कर लो, खुद ही करने वाले हैं आप और आपका खुद का निरीक्षण होने वाला है। तो ये सबसे खर्चीली विधि नहीं है, यानी कि एकदम कम खर्चीली है, कोई खर्चा नहीं है इसमें। ऐसे आगे कह रहे हैं, प्रयोगशाला की आवश्यकता ही नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रयोगशाला की कोई जरूरत नहीं है इसमें कि प्रयोगशाला के अंदर बैठ के ही प्रयोग किया जाए। कहीं पर भी कर सकते हो। अभी हमने कहा ना, आप घूमते हुए भी कर सकते हो, बैठे हुए भी कर सकते हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो वहां भी कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे कहीं भी कर सकते हो आप। आगे कह रहे हैं कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास होता है। बिल्कुल सही। इसमें हम अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आप पर मतलब दिमाग पर जोर देते हैं और उससे पूछते हैं, तो हमारा दिमाग अंदर ही अंदर काम करता है, ठीक है। इस तरह से उसका विकास भी होता है। उसका विकास होगा जब बार बार सोचेगा, तर्क वितर्क अपने आप से ही करेगा, तो निश्चित रूप से कि उसका विकास होना ही है। ऐसे आगे एक लास्ट और लिखा है इसमें, इससे चिंतन करने की क्षमता विकसित होती है। बिल्कुल सही है भाई, हम चिंतन करेंगे, सोचेंगे बार बार, कोई पक्ष भी आएगा, विपक्ष भी उसमें होगा हमारे दिमाग में, ठीक है, तर्क वितर्क की बात होगी उसमें। ऐसे तो इस तरह से चिंतन करने की जो हमारी क्षमता है वो अच्छी होती है, वो स्ट्रांग होती है हमारी थिंकिंग पावर, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाने कि इस अंतरदर्शन विधि के अंदर ये हमारे गुण हैं। तो हमने कहा कि भाई गुण हैं तो दोष भी होंगे, कुछ तो दोष भी हैं हमारे इसमें, उनको भी जान लेते हैं। चलिए कौन कौन से दोष हैं उनको भी समझते हैं। देखिए यहां पर हम बता रहे हैं अंतरदर्शन विधि के दोष, ठीक है, या अवगुण कह सकते हैं। सबसे पहला लिखा है, यह आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अर्थात जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है उसी पर अध्ययन निर्भर है।
इसीलिए ये आत्मनिष्ठ विधि है, यानी कि यह विधि आत्मनिष्ठ है। भाई आत्मनिष्ठ का मतलब है ये स्वयं पर निष्ठ है, स्वयं पर आधारित है। जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है उसी पर यह विधि निर्भर करती है, उसी के अध्ययन पर निर्भर करती है। अब देखो, इसीलिए इसको हम व्यक्तिनिष्ठ भी कह सकते हैं। जैसे मान लो आपका अध्ययन करना है तो आपके ऊपर डिपेंड है ये सब, ठीक है, या मुझे करना है तो मेरे ऊपर डिपेंड है, यानी कि मैं अपने हिसाब से ही करूंगा, ठीक है, और जरूरी नहीं कि जो मैं जैसा कर रहा हूं, जिस प्रकार से निरीक्षण कर रहा हूं वो सही हो, मैं छुपा भी सकता हूं इस तरह से, ठीक है। ऐसे आगे कह रहे हैं कि प्राप्त जानकारी वस्तुनिष्ठ नहीं होती है, इसमें विश्वसनीय नहीं है। मतलब वस्तुनिष्ठ का मतलब यहां विश्वसनीय मानो आप, ठीक है, यानी कि ये जानकारी प्राप्त होगी। जैसे मान लो मैंने मेरा निरीक्षण कर लिया अच्छे से, तो मैं जरूरी है कि सारी बात बताऊंगा आपको? नहीं, बहुत सारी बातों को हम छुपा लेंगे, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ नहीं होती है, विश्वसनीय नहीं होती है, इसमें वैलिडिटी नहीं होती है इसकी, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। आगे कह रहे हैं कि वैधता एवं विश्वसनीयता बहुत कम होती है, बहुत ही कम विश्वसनीय मानी जाएगी। सीधी सी बात है, मान लो आपसे हम कहें कि भाई अपने आप का निरीक्षण करके हमें बताओ, आंकड़े इकट्ठे करके हमें लिख के बताओ, तो आप जो कमजोर फैक्ट हैं हमारे, जो वीक पॉइंट हैं, उनको थोड़ी बताओगे आप? बताइए, आप नहीं बताओगे, उनको छुपा लोगे। आप बताओगे भी तो आप उनको नए तरीका से बताओगे, एक नए रूप में ढाल के बताओगे। आप उसमें चेंजिंग कर सकते हो, आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे आगे आगे देखो 4 नंबर पे यहां लिखते हैं मनोवैज्ञानिक विधि है, अर्थात प्रमाण उपलब्ध नहीं किए जा सकते, यानी कि यह जो विधि है वो मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक होती तो इसमें प्रमाण होता, हमारे पास प्रमाण उपलब्ध करवा सकते थे, लेकिन यहां पर हम प्रमाण उपलब्ध नहीं करवा सकते। हम किसी से कह नहीं सकते कि चलो बताइए, प्रमाण बताइए, आपने जिस तरह से यहां जानकारी दी है उसके प्रमाण बताइए। प्रमाण क्या होगा उसके पास? कुछ भी नहीं। ऐसे आगे लिखते हैं, व्यक्ति के गोपनीय व्यवहार का पता इस विधि से नहीं चल पाता। बिल्कुल सही है, हम इतनी देर से यही तो बता रहे हैं। आपके जो गोपनीय व्यवहार है, जो बिल्कुल सीक्रेट कुछ बातें हैं आपके दिमाग की, उनको कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उनको बताओगे क्यों? आप नहीं बताओगे ना, बताओगे भी तो चेंज करके बताओगे, आप उनमें परिवर्तन कर दोगे आप। तो फिर जो हमारा उद्देश्य है, जो हम जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे किसी भी तरह से। इस तरह से आगे कह रहे हैं, छोटे बच्चों, पशु पक्षियों, चंचल प्रवृत्ति के व्यक्तियों, पागलों आदि के व्यवहार का अध्ययन इस विधि से नहीं हो पाता है, अर्थात अनुपयोग विधि है, अनुपयोगी विधि है ये, मतलब यूजलेस बता रहे हैं। क्योंकि छोटे बच्चों का अध्ययन नहीं कर सकते भाई इससे, पशु पक्षियों का अध्ययन नहीं कर सकते इससे, वो थोड़ी सोचेंगे बेचारे खुद के बारे में। चंचल जो बच्चे होते हैं, चंचल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो नहीं कर सकते, उनका अध्ययन नहीं कर सकते हम इस विधि से। जो पागल लोग हैं उनका भी नहीं कर सकते आप इस विधि से। इसलिए इनके मतलब पक्ष में देखें तो ये यूजलेस विधि है। समझ गए बात को? आगे कह रहे हैं कि वैज्ञानिकता का अभाव है। वैज्ञानिकता का अभाव बिल्कुल सही है कि वैज्ञानिक तो नहीं है ये, जिस प्रकार विज्ञान में होता है उस तरह से इसमें नहीं होता है, ठीक है। ऐसे आगे कह रहे हैं कि मन द्वारा मन का निरीक्षण असंभव हो, यानी मन का निरीक्षण मन के ही द्वारा करना ये संभव नहीं है, ऐसा यहां पर दोष के रूप में बता रहे हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स हमने दोष भी जाने और गुण भी जाने। तो यहां से प्रश्न आपका दोष से भी बन सकता है और गुण से भी बन सकता है। मान लो आ गया कि आत्मदर्शन विधि से संबंधित सही कथन नहीं है, यानी कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको यहां पर दोष भी पता होना चाहिए और गुण भी पता होना चाहिए। इनमें से कोई भी लाइन उठ के आ सकती है आपके लिए, ऐसे। तो इस तरह हमने यहां पर समझ लिया। इसमें एक बात और आपको समझनी है, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिखा है उसको स्पष्ट रूप से। कह रहे हैं कि विलियम जेम्स के अनुसार अंतर्दर्शन विधि से मस्तिष्क 2 भागों में बंट जाता है। हमारा जो मस्तिष्क है बेचारा छोटा सा, ये इस विधि के हिसाब से 2 जगह विभक्त हो जाता है। सिंपल सी बात है, इसको 2 काम करने होते हैं एक साथ, यानी कि इसमें अध्ययन भी करना होता है, और किसका? खुद का ही, यानी अध्ययन करने वाला और जिसका अध्ययन किया जा रहा है वो, प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य दोनों इसमें रहते हैं। तो कैसे बट जाता है 2 जगह? देखो लिखा, एक तो ज्ञेय के रूप में, एक तो ज्ञेय होता है और एक ज्ञाता होता है। ज्ञेय का मतलब जिसका अध्ययन किया जा रहा है, जैसे मान लो कि मेरा अध्ययन किया जा रहा है तो मैं हो गया ज्ञेय, ठीक। इसके बाद में ज्ञाता, जो अध्ययन कर रहा है किंतु ऐसा संभव नहीं है। अब ज्ञाता भी मैं हूं और ज्ञेय भी मैं हूं, यानी अध्ययन भी मैं खुद कर रहा हूं और मेरा ही अध्ययन किया जा रहा है, तो बता रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं होता है,
इसलिए यहां पर कुल मिलाकर के स्पष्ट रूप से यहां पर कहा जा सकता है कि जो आत्मनिरीक्षण विधि है उसके कुछ गुण भी हैं और कुछ अवगुण भी हैं। तो यहां निष्कर्ष रूप में मैं कह सकता हूं आपको, इसमें आपको निष्कर्ष रूप में ये ध्यान रख लेना है कि हम कह सकते हैं कि अपने दोषों के कारण आत्मनिरीक्षण विधि का मनोवैज्ञानिकों द्वारा परित्याग कर दिया। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसका त्याग कर दिया, इसको ज्यादा नहीं माना। क्यों? कि इसमें बहुत सारे दोष हैं इसलिए। ठीक है, हॉलैंड ने तो कहा भी है, इसमें हॉलैंड महोदय ने तो यह भी कहा कि यद्यपि आत्मनिरीक्षण को किसी समय वैज्ञानिक विधि माना जाता था, पर आज इसने अपना अधिकांश सम्मान खो दिया है। पहले इसको वैज्ञानिक विधि मानते थे, ठीक है, इसकी बहुत चलती थी, पहले इसका बहुत उपयोग होता था, लेकिन आज के समय में अधिकांश सम्मान खो चुकी है ये विधि। क्यों? क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है, वैधता नहीं है इसमें, विशुद्धता नहीं है इसमें, ठीक है, वैज्ञानिकता का अभाव है इसमें, मनोवैज्ञानिक नहीं है ये, इस तरह से इसका सम्मान खो दिया इसने, इस तरह। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आत्मदर्शन विधि क्या है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम सरल तरीका से मैंने समझाया है। अब अगली विधि है हमारी बहिर्दर्शन विधि, क्योंकि हमने आपसे कहा कि जो निरीक्षण किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है। तो हमारा अगला जो निरीक्षण का प्रकार है वो है बहिर्दर्शन। अब बहिर्दर्शन में होता है बाह्य निरीक्षण, यानी इसको हम बाह्य निरीक्षण भी कह सकते हैं। देखो, सेकंड विधि है बहिर्दर्शन विधि, इसको हम बाह्य निरीक्षण विधि भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम प्रवर्तक की बात इसमें याद रखते हैं कि इसका प्रवर्तक कौन है। तो याद रखना है जॉन ब्रॉड्स वाटसन, यानी कि प्रवर्तक में आपको वाटसन का नाम याद रखना है, और वाटसन अमेरिका के हैं। समझ गए बात को? तो किसका याद रखना है? वाटसन का नाम इसमें याद रखना है, वाटसन। जब भी ये बहिर्दर्शन विधि का नाम आता है तो वैसे याद रखना है, बहिर में वे आ रहा है तो वाटसन में वे आ रहा है, ऐसे समझ लो, बहिर्दर्शन वाटसन। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे आपको अर्थ बता रहा हूं इसका। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना, यह काम उसमें होता है। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना या समझना बहिर्दर्शन विधि कहलाती है। अंतर्दर्शन से अलग है यह विधि। अब इसका मैं अर्थ स्पष्ट कर रहा हूं, यहां पर मैंने अर्थ स्पष्ट किया है, एकदम अच्छे से समझाया है आपको। देखिए, निरीक्षण का सामान्य अर्थ क्या है? ध्यानपूर्वक देखना, यानी निरीक्षण का मतलब होता है ध्यान से देखना। जैसे कर रहे हैं ना, कोई व्यक्ति आपको बहुत गौर से देख रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको, आपका निरीक्षण कर रहा है, वो हर गतिविधि को देख रहा है, आपकी हर चीज को देख रहा है, और उसके बाद में फिर निष्कर्ष निकाल रहा है। तो वही तो आपका बहिर्दर्शन है। आपको देख रहा है कोई, ठीक है, और उसके बाद में निष्कर्ष निकाल रहा है, तो वो बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग कर रहा है। इसमें कह रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी के व्यवहार को देख रहे हैं, उसकी हर गतिविधि को, हर प्रतिक्रिया को हम देख रहे हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद में हम उसकी मानसिक दशा को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। यही तो बहिर्दर्शन है। बहिर्दर्शन में ऐसा ही होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल हैं, तो हम जान सकते हैं कि वह क्रुद्ध है, वह गुस्से में है, वह क्रोधित है। अच्छे समझ सकते हैं हम, ऐसे किसी के हाव भाव को देख के पहचान सकते हैं। तो इस तरह से यह विधि काम आती है। तो बहिर्दर्शन या आपके बाह्य दर्शन, ठीक है, या बाह्य निरीक्षण विधि जो होती है, इसके बारे में हमने जाना कि ये क्या है। ठीक है, अब इसमें हम आगे समझते हैं कि जो बहिर्दर्शन है या जो निरीक्षण है, इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। बहिर्दर्शन के 4 प्रकार बताए जाते हैं। अब ये भी हमारा एक मोस्ट फैक्ट है, यहां से भी सीधा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या है इसमें देखिए। अब देखो, अंतर तो समझ में आ गया होगा आपको, बहिर्दर्शन और आत्मदर्शन। बहिर्दर्शन में हम दूसरे का अध्ययन करेंगे, ऐसा समझो आप, यानी कोई बाह्य व्यक्ति का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो आपका कोई अध्ययन कर रहा है, तो आप खुद नहीं करोगे, आपका अध्ययन कोई दूसरा कर रहा है, आपको हम बार बार देख रहे हैं, आपकी हर गतिविधि को देख रहे हैं। ठीक है, आपसे संबंधित जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, प्रतिक्रिया हो रही हैं, उन सबको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उसके बाद में हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं आपके बारे में। तो हम आपको बहिर्दर्शन विधि के हिसाब से देख रहे हैं, यानी बहिर्दर्शन विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे आपको समझना है यहां पर। ठीक है, जब खुद ही कर रहे होते हैं आप खुद का, तो वो आत्मदर्शन थी। अब ये 4 प्रकार से होता है ऐसा।
देखो पहला है इसमें औपचारिक निरीक्षण। औपचारिक निरीक्षण में क्या होता है, नियंत्रित दशाओं में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है इसमें, यानी इसमें जो दशाएं हैं वो नियंत्रित होती हैं, बिल्कुल पहले से ही फिक्स होती हैं, उनके अंदर ही इसमें हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो वो तो हो जाएगा हमारा औपचारिक निरीक्षण, ठीक है, सिस्टम से होता है वो। उसके बाद में अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक में कोई सिस्टम नहीं होता है, नियंत्रित व्यवस्था नहीं होती, उसमें अनियंत्रित दशाएं होती हैं, उस अनियंत्रित दशा में किया जाता है। केवल उद्देश्य निश्चित करके व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। उद्देश्य तो फिक्स रहता है हमारा, लेकिन कोई उसमें नियंत्रण नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होती है उसमें सिचुएशन, ठीक है, अनियंत्रित दशाएं होती है हमारी स्थिति, ऐसे समझना है। तो दूसरा हो जाता है अनौपचारिक निरीक्षण। दो हो गए औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। तीसरा समझना है इसमें आकस्मिक निरीक्षण। आकस्मिक निरीक्षण आपका अचानक किया जाता है। अचानक किसी के व्यवहार का निरीक्षण करना हो तो उसको हम कहेंगे आकस्मिक निरीक्षण, ठीक है। और लास्ट और चौथा है क्रमिक या व्यवस्थित निरीक्षण, या सुव्यवस्थित कह सकते हैं। क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित तरीके से कई दिनों तक लगातार व्यवहार का निरीक्षण जब हम करते हैं किसी का, तो वो क्रमिक अध्ययन होता है या फिर सुव्यवस्थित निरीक्षण कहलाता है। जैसे हम बार बार किसी को देख रहे हैं लगातार कई दिनों तक, उसके व्यवहार को देख रहे हैं, ठीक है, उसकी हर गतिविधि प्रतिक्रिया को देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका बहिर्दर्शन विधि से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कौन सी, सुव्यवस्थित निरीक्षण विधि। इस तरह से हमारी बहिर्दर्शन जो है वो 4 प्रकार का होता है, यानी बहिर्दर्शन या निरीक्षण 4 प्रकार से किया जाता है, औपचारिक, अनौपचारिक, आकस्मिक और क्रमिक, ठीक है। तो ये हमने विधि जान ली कि बहिर्दर्शन विधि में क्या होता है, बहिर्दर्शन विधि क्या होती है, अच्छे से आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे समझ रहे हैं इसमें कि इसके गुण क्या हैं, क्योंकि हमने कहा कि गुण और अवगुण तो दोनों मिलेंगे, तो अब दोनों को ही समझते हैं कि इसके गुण क्या है, पहले देखते हैं, फिर अवगुण को समझेंगे। तो सबसे पहले गुण है इसकी वैधता व विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक है, यानी कि जो आत्मदर्शन में जो बात थी उससे थोड़ी अधिक है ये, क्योंकि हम दूसरे का अध्ययन कर रहे हैं, उसके व्यवहार को, प्रतिक्रिया, क्रिया सबको देख करके हम उसमें निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो कुछ वैधता और विश्वसनीयता इसमें अधिक पाई जाती है, ठीक है, समझ के, कुछ ज्यादा पाई जाती है उससे। इसके बाद में है बालकों का निरीक्षण करके उचित दिशाओं में उसका विकास कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे का निरीक्षण कर रहे हैं बहिर्दर्शन से, उसको डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, हम उसके हर गतिविधि को देख रहे हैं, उसके व्यवहार को देख रहे हैं, कई दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम सारा कुछ देखने के बाद में हम उसमें विकास कर सकते हैं एक उचित दिशा की तरफ। आपको लग रहा है कि बच्चा गलत ट्रैक पे चल रहा है, तो आप उसका ऑब्जर्व करिए उसको कई दिनों तक। आपको लग रहा है कि हाँ वास्तव में गलत ट्रैक पर जा ही रहा है, तो आप उसको मोड़ सकते हो। अब मोड़ने के कई तरीका हैं, उसको कैसे समझा सकते हो, आपको उसको समझाने के कई तरीका है। तो ऐसे करके उसको हम अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं और उसमें विकास कर सकते हैं एक अच्छी दिशा की तरफ। आगे कह रहे हैं कि विद्यालय में वांछनीय परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल सही सी बात है भाई, आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर कमी है, ठीक है, ये ठीक नहीं चल रहा है, ये गाड़ी ट्रैक पर नहीं चल रही है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो वहां पर। ये भी एक गुण है इसका, इस विधि के माध्यम से। आगे कह रहे हैं कि व्यक्ति के वास्तविक या गोपनीय व्यवहार का काफी हद तक पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपके गोपनीय व्यवहार का पता लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीका से नहीं, लेकिन फिर भी 80% 70% पता लगा सकते हो, क्योंकि हम आपको बिना बताए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप 4-5 दिन तक करेंगे इस काम को, तो निश्चित रूप से आप वो सारी गतिविधियां करोगे, वो सब कुछ व्यवहार में दिखाओगे जो वास्तव में आपके अंदर है। तो यही तो होता है। तो धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या है। आप जो अंदर है आपके, उसको आप ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते, ऐसा होता है, ये नेचर है व्यक्ति का। आपके अंदर जैसा है वो बाहर निकलेगा, यानी रिफ्लेक्ट वही चीजें होती हैं जो आपके अंदर हैं। बात समझ रहे? जैसे आप कंप्यूटर पे कुछ लिखेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे, तो स्क्रीन पर वही दिखेगा जो आप टाइप कर रहे हैं, यानी जो अंदर जा रहा है वही आपको शो हो रहा है। तो आपके अंदर जा रहा है आंखों से और कानों से, ठीक, या स्पर्श करके, ऐसे हम अंदर डाटाज को ले जा रहे हैं और वही डाटा आपका रिफ्लेक्ट होता है आपके व्यवहार में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें हम जान सकते हैं, आपकी गोपनीय बातों को भी जान सकते हैं, क्योंकि वो व्यवहार में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। ऐसे आगे कह रहे हैं कि छोटे बालकों, पशु पक्षियों, चंचल प्रवृत्ति के व्यक्तियों, पागलों, कमजोर, मंदबुद्धि व्यक्ति आदि के व्यवहार का अध्ययन इसी विधि से किया जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, उसको हम बता थोड़ी रहे। बच्चे का अध्ययन करना है तो बच्चा खुद तो नहीं कर सकता ना, हम कर सकते हैं। उसकी गतिविधि को देख के, उसके व्यवहार को देख के हमें लग रहा है कि बच्चा ठीक नहीं है भाई,
बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत गुस्से में हो रहा है, ठीक है, अच्छे से मतलब ट्रैक पे नहीं चल रहा है, उसमें ये कमियां हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। मंदबुद्धि बच्चों का कर सकते हैं, चंचल प्रवृत्ति के बालकों का कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है ना, हम उसको बिना बताए तो कर रहे हैं, बाहर से उसके हम बाहर से कर रहे हैं उसका निरीक्षण। अंतर्दर्शन में तो स्वयं ही करता है, तो स्वयं तो कर नहीं सकता है वो, इसलिए कह रहे हैं कि बाहर से हम कर सकते हैं। तो यहां पर ये एक गुण है इस विधि का। तो ऐसे करके हमने गुण देखे कि इस विधि के कौन कौन से गुण हैं। अब एक और है इसमें गुण, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद में दोषों की बात करेंगे इसमें। देखिए अब देखो आगे यहां पर एक और है इसमें, इससे छोटे बच्चों का निरीक्षण भी किया जा सकता है, अतः इस विधि से निरीक्षण क्षमता का विकास होता है। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनका भी निरीक्षण इसमें कर सकते हैं, हमने बताया अभी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके दोष भी जान लेते हैं कि भाई इसमें गुण तो हैं ही लेकिन दोष भी हैं, उनको भी देखते हैं कि कौन से दोष हैं। तो सबसे पहले देखिए दोष के अंदर 1 नंबर पे खर्चीली व अधिक समय लगता है। देखो इसमें हमें खर्चा भी करना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हमें चाहिए इसमें, ठीक है, कुछ सामग्री भी इसमें चाहिएगी आपको, और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। हमने कहा कि कई दिनों तक आपको क्रमिक रूप से अध्ययन करना होगा व्यवहार का, ठीक है, ऐसे तो तभी जाके आप पता लगा सकोगे। इंतजार करना होगा आपको कि वो रिफ्लेक्ट करे वो चीज़ जो हम जानना चाह रहे हैं, ऐसे। तो ऐसे करके कह रहे हैं कि खर्चीली भी है और समय भी ज़्यादा लगता है। पूर्व दृष्टिकोण भी कभी कभी अध्ययन में बाधा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। जैसे हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं, ठीक है, पहले से ही हम सोच के फिक्स कर लेते हैं कि ये ऐसा है, तो वो उसी को हम पूर्वाग्रह या पूर्व दृष्टिकोण कहते हैं, तो वो कभी कभी बाधा बन जाता है यहाँ पर, ऐसे। आगे है गोपनीयता भंग होने पर विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अथवा व्यक्ति का व्यवहार बनावटी हो जाता है। जैसे मान लो गोपनीयता भंग हो गई, किसी को पता चल गया, तो फिर वो अपने व्यवहार में बनावटीपन ला सकता है, वो कृत्रिम व्यवहार बना सकता है, ऐसे भी इसमें दोष के रूप में हम कह सकते हैं। जैसे मान लो पता लग गया कोई अपना ऑब्जर्व हो रहा है, अपन निरीक्षण किया जा रहा है, तो फिर हम वो चीजें नहीं बताएंगे जो वास्तव में अपने अंदर हैं। उनको क्यों रिफ्लेक्ट करेंगे आप बताइए, स्वयं नहीं बता सकते, तो हम उनको नहीं दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे तो एक अलग रूप में दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल चुका है, इसलिए तो हम बनावटी दिखाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि रिश्वत के कारण भी व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार का पता नहीं चल पाता है। बात सिंपल है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को आपने रिश्वत दे दी, तो फिर आप जैसा चाहोगे वैसा ही रिफ्लेक्ट होगा आपके लिए, जैसा आप चाहोगे वैसा ही दिखेगा, वो वास्तव में हकीकत नहीं दिखेगी फिर, तो ऐसा भी हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार कभी कभी व्यक्ति पर कुछ और रहा होता है, यानी आगे इसमें लास्ट कह रहे हैं, देखो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार कभी कभी व्यक्ति कर कुछ और रहा होता है तथा निरीक्षण करता अनुमान कुछ और लगा लेता है। ये भी हो सकता है भाई, जैसे व्यक्ति कुछ कर अलग रहा है कुछ, लेकिन जो निरीक्षण कर रहा है वो उसका अर्थ अलग ले लेता है, तो भी गड़बड़ हो सकती है। जरूरी नहीं कि भाई जो हम देख रहे हैं वही दिखेगा आपको, समझ रहे ना, क्योंकि दृष्टिकोण का फर्क पड़ता है, सोच का फर्क पड़ता है, सोच का फर्क होता है। जैसे मान लो कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर, उससे आपको थोड़ा बात स्पष्ट होगी। तो देखो ऐसा होता क्यों, जैसे मान लो व्यक्ति कभी कर कुछ रहा होता है लेकिन निरीक्षण करता अनुमान कुछ अलग लगा लेता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सोच का फर्क कैसे पड़ता है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां, जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं स्पष्ट, जैसे एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक यहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये वाला, ये 2 व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पर इस तरह से एक संख्या लिख दी हमने, ठीक है, बात समझना आप इसको। यहाँ पर एक संख्या लिख दी हमने, देखिए ये संख्या है आपकी, ये कैसे सोच का फर्क पड़ता है। अब ये संख्या है, अब ये जो व्यक्ति है इसको देख रहा है इधर से, ठीक है, और ये व्यक्ति इधर से देख रहा है, ये कह रहा है कि ये 6 है, और ये कह रहा है यानी 6 का मतलब 6 है, और ये कह रहा है कि ये 9 है यानी कि 9 है, 9। अब बताइए कौन सही है इसमें, बताइए कौन सही है भाई। ये कह रहा है, एक तो कह रहा है कि ये 6 है, एक कह रहा है कि 9 है। सिंपल सी बात है, जब ये वाला व्यक्ति इसको देख रहा होता है तो उसको तो 9 ही दिखेगा ना, ये नहीं, और ये सामने से देख रहा है तो उसको 6 दिखाई देगा। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे कई बार क्या है, कोई कर कुछ रहा होता है लेकिन हम उसको अलग नज़र में देख लेते हैं, अलग उसको दृष्टिकोण से हम देख लेते हैं, तब भी हमारा जो निरीक्षण है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, वो इफेक्ट हो सकता है, उससे प्रभावित हो सकता है, यानी कि जो वास्तव में जैसा हम मतलब चाह रहे हैं वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों, यहाँ पर हम 2 प्रकार की विधियों को अध्ययन कर चुके हैं। हमने आपको कहा कि जो निरीक्षण होता है आपका वो 2 तरह से होता है, समझ गए। एक तो होता है आपका आत्मदर्शन विधि से, और एक होता है आपका बहिर्दर्शन विधि से, ठीक है।
तो ऐसे करके अंतर्दर्शन समझ में आ गया और बहिर्दर्शन समझ में आ गया। अब अगली वीडियो में हम आपको आगे जो विधियां हैं, हमारी प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधियां हैं जो बहुत सारी हैं, उनको हम अलग से बताएंगे आपको। किसी में 3 विधि, किसी में 4 विधि, जैसा भी रहेगा, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग आपको हम इसमें क्लियर करवाएंगे। तो हमारे मेथड्स हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान के, और इनमें से गारंटी से सवाल आता है, और इनमें से जो हम फैक्ट बता रहे हैं इनमें से आपका सवाल गारंटी से बनेगा, क्योंकि इसमें सारे फैक्ट हमने डाल। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम।